जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कहानी विधा से रिलेटेड जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका प्रश्नोत्तरी सीरीज आज से हम कराने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इसी प्रकार चैनल पे प्रीवियस ईयर में जो उपन्यास विधा से क्वेश्चन पूछे गए हैं और निबंध साहित्य, आलोचना साहित्य से, वो भी साथ ही साथ इसके समानांतर चल रहा है। तो आप तीनों क्लास को ले, विधाओं में हम कहानी विधा और इसी के साथ निबंध और उपन्यास तीनों को लेकर चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो क्लास चल रहा है व्हाट्सएप पे, वो रामचंद्र तिवारी के गद्य विधाओं का चल रहा है और वहाँ पे भी हम इन्हीं सेशन को कंडक्ट करा रहे हैं। तो उसी के समानांतर हम यहाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। जिसे डायरेक्ट उस क्लास से जुड़ना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आपको बता दें कि हिंदी और प्राइड का अपना ऐप है, तो अभी तो तिवारी सीरीज उस पर नहीं आया है, लेकिन हिंदी का गद्य साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह सीरीज कुछ ही क्लासेस डाले गए। अभी नहीं कह सकते कि प्रॉपर डाले गए, 6 महीने का, लेकिन बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सेशन नहीं होना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्लास यहाँ पे चल रहा है और इस तरीके से आप गूगल प्ले पे जाके जो इनरोल कर सकते हैं हिंदी और प्राइड ऐप पे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ का भी है। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट हिंदी और प्राइड परिवार से जुड़े हैं वहाँ पे रहेंगे, तो कभी कभी बातचीत होता रहता है या कोई भी आपकी समस्या हो तो वहाँ पे आप सूचित करेंगे, तो वो चीज़ें हैं कि समय रहते ही आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम आपका जो ये होता है कि व्हाट्सएप इस पे आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो जवाब नहीं देते हो, तो थोड़ा सा हाँ नहीं दे पाते हैं जवाब, लेकिन आप वहाँ पे रहेंगे, अगर बातचीत करेंगे तो जवाब जरूर मिल जाएगा। अब ये इनके अलावा एक प्रैक्टिस सेट आपको बोल रहे थे कि हम 20-25 असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो इट में भी वो लाइव ना कंडक्ट करा पाए तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको दे देंगे। ठीक है, तो वो रेगुलर चलेगा, बट ये इसलिए किया जा रहा है ना, बहुत सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं आगे, तो मुझे ये है कि सारी विधाओं का लगभग आपको क्वेश्चन अच्छे से करा दिया जाए और वहाँ पे कराया जा रहा है, तो उसी के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको कहानी से संबंधित क्वेश्चन को साथ में आप इसके पहले ये कर सकते हैं कि अगर आपको उत्तर दिख भी जाए, लेकिन आप देखते ही एक बार कोशिश करिए कि आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए, या बाय द वे ये तो आपको पता चल जाता है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो इतने भी आपको ग्राम सालवती, मधुआ गुंडा ये कहानी पता हो कि हाँ मधुआ गुंडा, ग्राम सालवती, ये सारी कहानियां प्रसाद जी की है, लेकिन इनमें से ये नहीं पता हो कि पहली कहानी कौन सी है, और पहली पता हो तो ये नहीं पता हो कौन सी पत्रिका में थी, किस सन में थी। तो एक्सप्लेनेशन में उन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कहानी तो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रसाद जी की पहली कहानी है वो पहली कहानी थी ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। सन 1911 ईस्वी में इसका प्रकाशन किसमें हुआ था? इंदु। याद हो आपको 1909 में, अगर आप तिवारी जी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया 1909 से जो है इंदु के प्रकाशन से। एक तरीके से आप देखिए प्रसाद जी बहुत ही सक्रिय होकर लिखना शुरू किए थे और 1909 से ही लगभग शुरू हुआ, और जो ग्राम था ये 1911 में आया। इसका प्रकाशन इंदु में ही हुआ था। और इनके अलावा छाया प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह है। तो दो चीजें होती हैं, कई कहानियां मिलकर एक कहानी संग्रह बनता है, और यहाँ पे ये जो पहली कहानी, सिर्फ पहली कहानी है वो ग्राम है जो कि इंदु में छपा था, लेकिन प्रसाद जी का जो कहानी संग्रह करके वो पहला कहानी संग्रह का नाम छाया था। ग्राम कहानी कैसी कहानी है? तो ये यथार्थवादी है, रियलिस्टिक, जो समाज में घटित घटनाएं हैं उनको ध्यान में रख के, तो जो रियलिस्टिक है, कोई आदर्शवाद का तोता नहीं, वो चीज है ग्राम कहानी में। इसी सबसे बड़ी बात है, ग्राम कहानी यथार्थवादी है और इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है कि इस विषय वस्तु को उठाया गया है। जैसे आप शुरुआत में देखिए प्रेमचंद जी ने वैसे तो 300 कहानियां लिख दिया, मानसरोवर के 8 खंडों में आप देख रहे हो, लेकिन ज्यादातर कहानियों में वो अंत करते थे आदर्शवाद से, लेकिन इन्होंने कोरा यथार्थवाद जो है जनजीवन से निकट संबंध स्थापित करता, उसी को इन्होंने यथार्थवादी कहानी के तहत रखा। तो पहली कहानी ग्राम कब? 1911 में। किसमें छपा? इंदु में। पहला कहानी संग्रह छाया करके था, और पहली कहानी इनकी आधुनिक कहानी की उसमें भी जाना जाता है। छाया जो कहानी संग्रह आया वो कब आया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहानी संग्रह कब आया? 1912 में आया, यानी कहानी 1911 में आया, छाया कहानी संग्रह 1912 में आया। और छाया के बाद आप देखिए, तो छाया के बाद लगभग प्रतिध्वनि इनका आया 12 दूनी 24, यानी आप देखो दुगने से ज्यादा 2 साल लग गया, और फिर आता है प्रतिध्वनि। तो फिर प्रतिध्वनि यानी छाया के बाद दूसरा कहानी संग्रह 1926 में आया, और तीसरा समय नहीं लगा, 1929 में ही आ गया। इसमें बड़ा अंतराल दिखा, लेकिन छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल,
ये पांचों कहानी संग्रह ध्यान से देख लीजिए। ये पांचों कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। 12 में, 26 में, आकाशदीप 29 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। दूसरी चीज, कहानी का नाम है नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। नगर की बधुएं जो होती हैं वो अखबार नहीं पढ़ती। ये किसका कहानी संग्रह है? पहले तो ये बताइए, ये कहानी नहीं, ये कहानी की संग्रह की बात की जा रही। कहानी संग्रह यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का क्वेश्चन है। ज्ञान रंजन, सृंजय, अखिलेश, अनिल यादव। तो नगर बधुएं क्या करती है? अखबार नहीं पढ़ती। ये किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का, सृंजय का, अखिलेश का, अनिल यादव का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नगर बधुएं हैं, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये है अनिल यादव की कहानी संग्रह का नाम, अनिल यादव। ठीक है, अनिल यादव का है नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। फेंस के इधर उधर यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, आदि ज्ञान रंजन की। यानी नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती है तो अनिल यादव जी का है। फेंस के इधर उधर यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, आदि ज्ञान रंजन की। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, आदि अखिलेश की। तथा कॉमरेड की कोट एवं नंगा सृंजय की। तो अनिल यादव का नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती है। फेंस के इधर उधर यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। अब देखिए, दीवाल, फेंस में समझिए दीवाल है, दीवाल के इधर उधर आपको यात्रा करनी है तो वो सपना नहीं है, सपना नहीं है, आसानी से आप नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या कह रहे हैं? ज्ञान रंजन जी कह रहे हैं। जिसको ज्ञान है, एक तरीके से देखिए, वो सोचेगा ज्ञान है तो फेंस के इधर उधर कैसे जाए? फेंस के इधर उधर यात्रा करना कठिन है। क्षण जीवी, सपना नहीं, तो वो सपना नहीं है। अब ये आदमी नहीं टूटता, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा। अखिलेश जी क्या कहते हैं कि आदमी नहीं टूटता, शापग्रस्त होके भी अंधेरे से वो नहीं डरता, मुक्ति सबसे बड़ी चीज है। तो आदमी नहीं टूटता अंधेरे से, शापग्रस्त होके, उसको सीधी सी बात है मुक्ति चाहिए। कॉमरेड की कोट, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, इस तरीके से आपको उपन्यास कराया गया, दिव्या उपन्यास, ये सारे आप यशपाल जी का है। लेकिन यहाँ पे कह रहे कॉमरेड की कोट और नंगा। तो अब सोचिए, कॉमरेड का कोट है और कोट पहन पहन लेंगे तो नंगा तो रहेंगे, नंगा सृजय। सृंजय ने लिखा कॉमरेड की कोट और नंगा, दोनों चीजें। तो कोट और नंगा, अगर आप कोट पहन लिए तो है नहीं, तो वो तो वस्त्र आपने धारण कर लिया। अच्छा, यहाँ पे है डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ, आप डायरी बनाते होंगे, है ना? कुछ पृष्ठ उसमें कैसे रहते हैं? नीरस रहते हैं, कुछ सरस भी हो सकते हैं, अच्छा हो सकते हैं। तो डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इलाचंद जी का, भैरव प्रसाद जी का, विष्णु प्रभाकर का, गजानन जी का। आप बिल्कुल ना इस चीज पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, हमारा सिर्फ यहाँ पे आपको उत्तर रटाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये आपकी मैम दिख जा रहा है, ऐसा नहीं, आपको सीधे से है कि मुझे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बस। डायरी के नीरस पृष्ठ, हमने कहा आपकी डायरी में कुछ सरस अच्छे कुछ नीरस पृष्ठ हो सकते हैं। तो ये बात किसने कहा कि डायरी के नीरस है, सरस है? ये कौन कह रहा है? इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी, तीनों लोगों को हम सरस अगर देखें, आगे इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, तीनों लोगों को मनोविश्लेषणवाद में पढ़ते हैं, देवराज जी को भी पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं डायरी के नीरस पृष्ठ, कुछ तो डायरी के नीरस पृष्ठ है। अच्छा, ये तो डायरी के नीरस पृष्ठ है। डायरी के नीरस पृष्ठ में क्या चीजें हो सकती हैं? रोमांटिक छाया, आहुति। नीरस पृष्ठ कैसे हो गया? डायरी का पृष्ठ नीरस कैसे हो गया? कुछ आत्माएं, आत्माओं की आहुति दी गई। कटीले फूल और लजीले कांटे, यानी कुछ लजीले कांटे थे, कटीले फूल थे, उसकी आहुति दे दी गई रोमांटिक छाया, और उन सबसे मिलके बना डायरी का नीरस पृष्ठ। यानी डायरी का सरस पृष्ठ इसलिए नहीं बना क्योंकि कुछ ऐसे खंडहर की आत्माएं थी जो लजीले कटीले फूलों से भरी थी, उनकी आहुति दे दी गई रोमांटिक छाया की। दिवाली और होली और धूप रेखा। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, कफन, पूस की रात, कजाकी। तो कौन सा एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? पत्नी, कफन, पूस की रात, कजाकी। अब यहाँ पे आप देखते ही समझ जाएंगे कि जो पत्नी कहानी है वो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी स्त्रियों पे अगर देखें, उनकी संवेदना को लेकर, उनके विषय वस्तु को बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं मुखर रूप से
सबके सामने रखते हैं और वैसे भी मनोविश्लेषणवाद में आते हैं। तो जैनेन्द्र जो है इन्होंने पत्नी कहानी लिखा, जबकि पूस की रात कफन है तथा कजाकी कहानी प्रेमचंद जी का है। बाकी आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, ये सभी प्रेमचंद जी का है। सलाम कहानी संग्रह, अब यहाँ पे है कहानी संग्रह का नाम लिया गया है। वैसे आप यूपीपीएससी जीडीसी 2021 वाला जो हमने पूरा पेपर सॉल्व कराया था, अगर उसको करवाया है और उसको ध्यान से सुना होगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जीडीसी 2021 के हमने पूरे कंप्लीट पेपर कराए हैं। उनको देखिएगा 3 से 4 पार्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट में। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में सारे प्लेलिस्ट में सब कुछ देखेगा, काव्य शास्त्र वगैरह सब कुछ कराया गया बहुत अच्छे से। आप जो जो भी ढूंढेंगे ना हिंदी और प्राइड डाल के, वो तुरंत आएगा वहां पे। तो काव्य शास्त्र वगैरह भी आप चैनल पे कर सकते हैं। तो देखिए, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मोहनदास नैमिसारण, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जयप्रकाश करदम, अरविंद राही। सलाम कहानी संग्रह है, सबसे बड़ी बात यह है कि सलाम कहानी नहीं, कहानी का संग्रह है। और यहाँ पे जितने भी लोगों का नाम दिया गया है, ज्यादातर उनमें आप देखेंगे कि ये जो हमारे दलित साहित्यकार हैं उनका नाम दिया गया है। तो किसने इसमें लिखा था सलाम कहानी संग्रह? सलाम कहानी संग्रह के लेखक है ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये दलित साहित्यकार में आते हैं। इनके अलावा, सलाम के अलावा इन्होंने कुछ और भी कहानी संग्रह लिखा, जिनमें घुसपैठिए है, छतरी है, अम्मा एंड अदर स्टोरीज है। तो घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज। और मोहनदास नैमिसारण, इनके द्वारा कहानी संग्रह आवाजें हमारा जवाब, यानी आवाज आया तो हमने जवाब दिया। तो मोहनदास नैमिसारण, इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह आवाजें हमारा जवाब। बाकी सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, और घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज इनके हैं। जिहाद कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी के लेखक कौन है? जिहाद, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र। तो यहाँ पे जिहाद कहानी के लेखक कौन हो गए? जिहाद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी और जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। ये कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानी में संकलित है। जिहाद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। ये कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानी में संकलित है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित अन्य कहानियों में धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा। तो जिहाद है गोविंद मिश्र, ये कहानियों में धांसू है, अपाहिज है, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने लिखा गोविंद मिश्र ने कि जिहाद, अब जिहाद के अलावा इन्होंने क्या लिखा? जिहाद करेंगे तो एक तरीके से ऐसी स्थिति आएगी कि खुद के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है और सब कुछ खाक हो जाएगा और स्थिति पगला बाबा जैसी हो जाएगी। तो जिहाद की स्थिति में अपाहिज की स्थिति हो गई है अंतःपुर में। इमेजिन करिए कि अंतःपुर है और अंतःपुर में ये कहते हैं कि मुझे घर ले चल, क्योंकि मैं खुद के खिलाफ लड़ा और खुद के खिलाफ अपाहिज हो गया, इतिहास खाक हो गया, मिट्टी में मिल गया, पगला बाबा। तो पगला बाबा की स्थिति आते आते क्यों ऐसा हुआ? जिहाद हुआ। गोविंद मिश्र कहते हैं जिहाद की स्थिति में जब बहुत कट्टरपन आ गया, खुद के खिलाफ लड़े तो आप अपाहिज हो गए, और जब खाक इतिहास कर दिए तो आप कहते हैं मुझे घर ले चल, मुझे अंतःपुर ले चल। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। 420 चंदन महाशय, डॉक्टर मंगला, यशपाल, रांगे राघव, कृष्णचंद्र, उपेन्द्र नाथस को निम्नलिखित में से सही युग्म में आपको देखना है, चयन करना है। 420 चंदन महाशय, डॉक्टर मंगला। अब यहाँ पे 420% यशपाल युग्म सही है। 420 यानी यशपाल, जिनका पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड सब देखते हैं, तो 420% ये यशपाल जी का सही है। 420% चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्म युद्ध 1950 कहानी संग्रह में संकलित है। 420% यशपाल युग्म, 420% चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्म युद्ध 1950 ईस्वी कहानी संग्रह में संकलित है। यशपाल द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान 1939, फूलों का कुर्ता, कई बार एग्जाम में आया, फूलों का कुर्ता किसका है? 1949, सच बोलने की भूल 1962, उत्तमी की मां 1955। तो 400% यशपाल, चंदन महाशय, डॉक्टर, मंगला कहानी यशपाल के धर्मयुद्ध, यशपाल द्वारा पिंजरे की उड़ान 39, फूलों का कुर्ता 49, सच बोलने की भूल 1962, उत्तमी की मां 55। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं? अमरकांत, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी।
कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? कथाकार जो अमरकांत है वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। शेष तीनों कथाकार उत्तराखंड से हैं। अमरकांत 1 जुलाई 1925 से 14 ईस्वी का जन्म नगरा गांव बलिया जिला यूपी में हुआ था। इनका मृत्यु इलाहाबाद वर्तमान प्रयाग में हुआ। साहित्यकार अमरकांत की प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। और अमरकांत के देखें तो जिंदगी और जोक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी लगा हुआ है, जिंदगी और जोक चैनल पे कराया गया है। तो ये कहानी संग्रह करके जिंदगी और जोक इनका, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, ये सारे अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह में है। जिंदगी जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कोहरा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। दो दुखों का एक सुख, यानी दो दुख है, उन दोनों दुखों का एक सुख है। हारा हुआ, तीसरा सुख, चील। कहानी के रचनाकार सलेश मटियानी है। शेखर जोशी ने कोसी का घटवार, डांगरी वाले, हलवाहा ये लिखा। अंततः रथचक्र, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर आदि हिमांशु जोशी के हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, कथाकार अमरकांत उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। से तीनों कथाकार, यानी अमरकांत को छोड़ दे तो शेखर एक जोशी, यूकेपीएससी लेक्चरर का देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी। अमरकांत 1 जुलाई 1925 से 14 का जन्म कहाँ? नगरा गांव बलिया जिला यूपी में हुआ था। साहित्यकार अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह में जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ तीसरा सुख। शेखर जोशी ने कोसी का घटवार, डांगरी वाले, हलवाहा। बाकी अंततः रथचक्र, जलते हुए डैनी, सागर तट। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है? यशपाल, लीलाचंद जोशी, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर। तो प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कौन है यहाँ पे? यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार यशपाल। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह में कौन कौन से आते हैं? देखिए यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह में देखें, पिजड़े की उड़ान, यशपाल जी लिखते हैं पिजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी। यशपाल जो कि प्रगतिवादी विचारधारा है, तो ये क्या कहते हैं? एक तो इनको फूलों का कुर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की मां, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। ऐसा लग रहा है कि जीवन क्या है, एक तो बिल्कुल विपरीत में दिखा दिया है यशपाल जी ने, खच्चर और आदमी, सच बोलने की भूल, सच बोलने की भूल, पिजड़े की उड़ान, भस्मावृत चिंगारी, अभिशप्त, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, उत्तमी की मां, चित्र का शीर्षक, भूख के 3 दिन, और इनके अलावा आदि और अंत, जिंदगी की थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, आदि कहानियां विष्णु प्रभाकर की, वही जो आवारा मसीहा जिन्होंने शरद जी की जीवनी लिखी थी। ये कहते हैं आदि और अंत, आदि और अंत, आदि और अंत भी तो जिंदगी के थपेड़े में रह गया, आदि और अंत, धरती अभी भी घूम रही है, ये विष्णु प्रभाकर की है। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, आदि लाचन जोशी जी की है। तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, पहले भी हमने बात किया। इनके अलावा कह रहे हैं कि भेड़िया, भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा, आदि किसकी है? भुवनेश्वर जी की है। तो भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा, कहानियां भुवनेश्वर जी का है। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर मोहन राकेश। समानांतर कहानी संग्रह, समानांतर कहानी आंदोलन, तो कौन है समानांतर कहानी आंदोलन के? समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पे देखें तो कमलेश्वर जी हैं समानांतर कहानी आंदोलन में। समानांतर कहानी, अलग अलग कहानी की धाराएं चली और उसमें एक समानांतर कहानी आंदोलन, उसके प्रवर्तक कमलेश्वर है। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित किया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ, तो ये भी है, आम आदमी को प्रतिष्ठित किया गया, सारिका पत्रिका के माध्यम से शुरुआत हुआ। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानी लिखी। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर है। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित किया गया। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानी लिखा। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार है। इन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी,
बंद गली का आखिरी मकान, महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। हिंदी की देखिए प्रमुख जो कहानी आंदोलन उसके प्रवर्तक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता क्वेश्चन। तो इनमें नई कहानी में 1956 में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, इनकी तिकड़ी होती थी। तो 1956 में नई कहानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सहज कहानी 68 अमृत राय, समानांतर कमलेश्वर। तो आपको 1956 राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन 1964 महीप सिंह। सहज कहानी अमृत राय, समानांतर कहानी 72 कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? राजेंद्र यादव का, ममता कालिया जी का, मनु भंडारी का, मैत्रेयी पुष्पा का। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है नायक खलनायक विदूषक, तीनों चीज है, नायक भी, खलनायक भी, विदूषक भी। मनु भंडारी का ये कहानी संग्रह है, कहानी का संग्रह है नायक खलनायक विदूषक, मनु भंडारी जी का। मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह में देखें तो निम्न है: मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। तो नायक खलनायक विदूषक तो मनु भंडारी की कहानी संग्रह में है ही, ये कहानी संग्रह, लेकिन और भी कौन सा है? तो नायक खलनायक विदूषक के अलावा जो मनु भंडारी जी का कि मैं हार गई, वो अपने जीवन में भी कहते हैं, क्योंकि वो जब एक तरीके से उनका विवाह राजेंद्र यादव जी से होता, तो जीवन में जो भी चीजें हैं, तो मैं हार गई में एक ऐसा कैरेक्टर वो रचती है, बताती है कैसे वो हार गए कैरेक्टर के संबंध में। तो जीवन में पहले वो यही लिखती है, मैं हार गई 1957 में। फिर यही सच है जिसपे फिल्म भी बना है, तो यही सच है 1966 में आता है। एक प्लेट सैलाब 68 में आता है, 2 ही साल बाद, यानी एक प्लेट सैलाब करके संग्रह। तीन निगाहों को एक तस्वीर से देखना, वो भी 68 में, यानी एक प्लेट सैलाब और तीन निगाहों की तस्वीर दोनों ही 68 में आता है। और त्रिशंकु 1978 में आता है, त्रिशंकु 78 में। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया, इसलिए कंफ्यूज नहीं, एक कहानी संग्रह हो गया मनु भंडारी जी का, नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा का एक नाटक हो गया, और जिसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला का कैरेक्टर जो है वो क्रिएट किया है। राजेंद्र यादव इनके पति जो थे, इन्होंने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, और इनके अलावा जहां लक्ष्मी कैद है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां लक्ष्मी कैद है, तो राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनार से किनार तक महत्वपूर्ण, यानी किनारे से किनारे तक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। तो देवता की मूर्ति, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे। ममता कालिया ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत जैसी प्रसिद्ध कहानी लिखा। तो किसने लिखा? ममता कालिया ने। छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत। मैत्रेयी पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है जैसी प्रमुख कहानी की रचना की। तो मैत्रेयी पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार प्रेमचंद, सुदर्शन, गुलेरी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। उसने कहा था, किसने? तो यहाँ पे देखिए उसने कहा था, ये तो बहुत चर्चित है। उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका। कहानी के चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी ने 3 कहानियों की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है। सुखमय जीवन 1911, तो सुखमय जीवन इनका जैसे 1915 में सरस्वती में आया गुलेरी जी का, और बाकी सुखमय जीवन 1911 ईस्वी भारत मित्र पत्रिका। बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915 में। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी, उसने कहा था फ्लैशबैक, पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखी हिंदी की पहली कहानी है। और प्रेमचंद ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूछ की रात, ईदगाह और कफन जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना की। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत 1915 सरस्वती में प्रकाशन में आया। ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने गल्प मंदिर, चित्रशाला और इनके अलावा कल्लोल जैसी कहानियों की रचना की। तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल। सुदर्शन ने सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसी अनेक कहानियां लिखी। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं? पहाड़ का विद्यासागर नौटियाल, बटरोही, शेखर जोशी, पंकज बिष्ट। तो विद्यासागर नौटियाल, देखिए यूपीपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए इस तरीके से पूछा गया। विद्यासागर नौटियाल जो इनको कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद। कहानी संग्रह टिहरी की कहानी हो, सच्ची डोर हो, उम्र कैद हो, फट जा पंचधार, भैंस का कटिया, माटी खाए जानवरा, घास, सोना, मुलजिम सन्नीपात।
तो विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा गया है। कहानी संग्रह अगर देखें, टेहरी की कहानियां, सच्ची डूर, उमर कैद, फड़जा पंचधार, भैंस का कटिया, माठी खाए जानवरा, घास सोना, मुलजिम सन्नीपात। शेखर जोशी की प्रमुख कहानियों में कोसी का गठवार है, सात के लोग है, हलवा है, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़ है, एक पेड़ की याद है, प्रतिध्वनि कहानी है, प्रतिनिधि कहानियों में। तो कोसी का गठवार देखे तो सात के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद और प्रतिनिधि कहानियां। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया? गलता लोहा, सोचिए लोहा भी गलता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, शेखर जोशी ने लिखा गलता लोहा, एक सामाजिक मुद्दा है गलता लोहा में। शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, अंधविश्वास, जातीय विभाजन। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया। शेखर जोशी जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ, उत्तरांचल में। कोसी का गठवार, सात के लोग, दाजियो, कोशी का गठवार, सात के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। कहानी संग्रह शेखर जोशी की कहानी है। इनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, तो इनमें से कौन सा जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? खेल, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, रात की महक। रात की महक जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। अभी तो किसकी है? तो रात की महक जैनेन्द्र की नहीं है, तो किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की है। जैनेन्द्र 1905 से 88 का मूल नाम आनंदी लाल था। 1905 से 88 का मूल नाम आनंदी लाल। जैनेन्द्र की कहानी के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल 1928 विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना। फोटोग्राफी को जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानी अगर देखें तो फांसी 1929 ईस्वी, फांसी वातायन 1931, दो चिड़िया 1934। तो जैनेन्द्र जी ने जो कहानी संग्रह लिखा, कहानी में फांसी लिखा 1929 में, वातायन 1931 में, दो चिड़िया 1934 में। तो फांसी, वातायन, दो चिड़िया 34, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 38, ध्रुव यात्रा 44, पाजेब 48, जयसंथी 48, अस्पर्धा, पत्नी एक कैदी, कदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य। तो यहाँ पे फांसी 1929, वातायन 31, दो चिड़िया 34, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 38, ध्रुव यात्रा 44, पाजेब 48, जयसंधि 48, स्पर्धा, पैदनी। रेणु की प्रमुख कहानी निम्नलिखित है। ठुमरी 1959, आदिम रात की महक 1967, अग्निकोर 73। तो यहाँ पे आपको देखना रेणु जी का जो कहानी है उसमें ठुमरी है, आदिम रात की महक है, अग्निखोर है, एक श्रावणी दोपहर की 1984, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ माले गए गुलगाम। तो ये लाल पान की बेगम तो आपके उसमें लगा है, तीसरी कसम भी लगा है, पंचलाइट बचपन में पढ़ा होगा। बाकी ये ठुमरी लिखते हैं 1959 में, ठुमरी है तो 1967, रात की महक है, अग्निखोर है, एक श्रावणी दोपहर की है, अच्छा आदमी, इन सारी चीजों पे भी लिखते हैं जैनेन्द्र जी। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। आधे घंटे से ज्यादा वीडियो आपके नहीं होंगे, है ना, लेकिन ये रेगुलर आपके तीन वीडियो को आपको पर डे फॉलो करना है। निबंध का और कहानी विधा का, उपन्यास विधा का रेगुलर, और फीडबैक भी देते रहना कैसा ये है। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो सकता है एक सीरीज लाएं जिसमें पर डे आप एक लेखक के कुछ रचनाओं को निमोनिक्स टेक्निक से याद कर पाए, चाहे वो 5-10 मिनट का वीडियो हो, ताकि किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि पीवाईक्यू ना गलत हो। ये क्वेश्चन को रटने वाला एक रचनाकार के कई रचनाएं कैसे कंठस्थ किया जाए, वो कुछ कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो। बाकी बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं और उसके लिए बिल्कुल पूरी तन मन से आपको लगना पड़ेगा कि चीज़ें गलत नहीं हो, क्योंकि फैक्चुअल ओरिएंटेड भी आता है। सिर्फ मैं तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ाने पे बिलीव करती थी, तो बहुत डिटेल में मेरे वीडियो 2-2 घंटे के कोई वैसे, बट सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात ये भी रिक्वायरमेंट कि आपको फैक्ट भी याद करना है, रचनाकार के सन वगैरह भी और क्रम भी याद करना, तो उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। और इस तरीके से आप चैनल पे तीनों चीज़ें करते रहे। बहुत चीज़ें चैनल पे कराया गया है, चाहे काव्य शास्त्र, सारी चीज़ें। भाषा साहित्य मैंने नहीं करवाया है, ये हम मान सकते हैं, बट काव्य शास्त्र वगैरह फिर भी बहुत अच्छे से किया। 38 वीडियो काव्य शास्त्र का है, शुक्ल सीरीज है, नगेंद्र जी का है, कुछ ना कुछ तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर सर्च करें। बाकी टेलीग्राम और उससे ज्वाइन होकर बराबर कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। खास करके आप जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।